हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम टू द वेदांत क्लासेस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर के बारे में, जो कि अभी 2025 में आज के दिन में हुआ था। चलिए जरा बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करते हुए हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। हमारे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर हाथ लगा है वो सेट 2 का है और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देन आफ्टर हम लोग सब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल पेपर को भी डिस्कस करेंगे ओरली, एंड देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल वाले जो भी सवाल थे या ऑर्गेनिक के कन्वर्जन वाले जितने सारे क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करते हुए। आइए जरा, अगर आपके पास सेट 2 हो या कोई भी सेट अगर आपके पास हो तो आप उसको साथ में रखते हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं या आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। इसमें से स्टार्टिंग के तो जो 4 सवाल दिख रहे हैं वो चारों के चारों सवाल हमारे एसर्शन रीजन टाइप के हैं। तो चलिए जरा एक एक करते हुए हम आपको क्वेश्चन भी बोल रहे हैं और जितनी देर आपसे हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतनी देर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर में डिस्प्ले रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, क्वेश्चन है जिसमें असर्शन लिखा हुआ है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। असर्शन रीजन में यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में होता है, बट अगर आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, उसके अंदर में साफ साफ ये बता रखा है विटामिन डी को हम लोग बॉडी के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। अपना असर्शन ही यहाँ पे गलत हो चुका है। विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी लिखा हुआ है, फिर आपको तो और कोई दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं है। हालांकि आप देख भी सकते हो, रीजन में तो बात साफ साफ लिखा है कि विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड द बॉडी इन यूरिन। ये स्टेटमेंट, ये रीजन इसका सही है, स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सही है। आइए जरा सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस अमाइंस चैप्टर के अंदर में है, जहां हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। नो डाउट 1 डिग्री अमाइन तो हम लोग यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस लाइक एनिलीन टाइप के कंपाउंड्स हम सही में यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। असर्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगेन रीजन की बात करें यहाँ पर, तो रीजन में बिल्कुल लॉजिकली लिखा हुआ है यहाँ पे कि अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलीमाइड। थैलीमाइड का रिएक्शन होता है तो फिर वहां पर चार्जेस आते हैं। जब हम उसका रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो N-K+ पड़ता है। सही है। N-K+ कैसे थे एक बार आप देख भी सकते हो। यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग के साथ साथ आपको हम एक बार थैलीमाइड दिखाया तो थैलीमाइड कुछ इस तरीके की शक्ल का था। ये रहा हमारे पास C+O और ये रहा हमारे पास N- और बगल में क्या है K+। और ये पर्टिकुलर आपका किसी भी अराइल अमाइन के साथ हेलो एडिन्स के साथ तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, जैसे अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो रीजन भी इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है अपने असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या आएगा आपका? ए आएगा कि असर्शन भी सही है एंड रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आइए जरा हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया हुआ है, जहां पर लिखा है कि असर्शन में कॉपर कैन नॉट बी लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। ये तो क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है कि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, तो सही बात है, कॉपर लिबरेट नहीं कर सकता हाइड्रोजन गैस को जब भी हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन भी सही लिखा हुआ है कि कॉपर के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और कॉपर का कितना होता है, उससे ज्यादा होता है, दैट इज कितना? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव में 0.74 या 0.76 होता है, बट एज सच वैल्यूज आपको जरूरी नहीं है, बट हाँ रीजन भी इसका सही है। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपका क्या आ गया? ए। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का है, हल्का सा इसके अंदर में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए जरा, लिखा हुआ है यहाँ पे असर्शन में इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि आप क्वेश्चन बोर्ड पे भी देख रहे हैं, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल। तो आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स ए की पावर कितना? 1। और अब आपको बोल रहा है कि कंसंट्रेशन को इसने क्या करा है? कंसंट्रेशन को इसने करा है डबल। तो जैसे ही आप डबल करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइम आ जाएगा? लेट्स से मान लो R1 है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका कितने टाइम आ जाएगा? ये आपका 2 टाइम जरूर आ जाएगा। बट यहां पे बोला है हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल।
हाफ लाइफ कितना होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको याद है क्या बच्चों? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है इसका 0.693 और अपॉन में कितना आता है? हाँ ठीक, तो आप देख सकते हो कि हाफ लाइफ इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इनिशियल कंसेंट्रेशन के पे इंडिपेंडेंट होने की वजह से यह बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका असर्शन क्या हो चुका है यहाँ पे? रॉन्ग। रीजन अगर आप देखो तो रीजन क्लियर कट लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। आइए जरा हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। होप्सो क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो कि कितना ही आसान सा सवाल पूछा हुआ है। एज इट इज जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा होगा उनको सारे सवाल उन्हीं के लाइंस के बीच में से ही देखने को मिल रहा होगा। आइए जरा बायोमोलिक्यूल्स का अगेन क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो हमारे पास कुछ का विटामिन पढ़ना था वहां पे टेबल के अंदर में। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई एंड के। उसी में से विटामिन सी पर यह सवाल पूछा है कि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बताओ स्कर्वी किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है? विटामिन सी था और विटामिन सी को ही हम यहाँ पर एक और नेम देते हैं, दैट इज क्या? स्कॉर्बिक एसिड, जो एज इट इज आपके एनसीईआरटी के उस टेबल में आपको मेंशन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। फर्दर आगे है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है और देख सकते हो कितना ही सरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है। न्यूक्लियोसाइड्स आर ज्वाइंट, न्यूक्लियोटाइड्स माफ कीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। ग्लाइकोसिडिक किसका था? हाँ, ग्लाइकोसिडिक था आपका कार्बोहाइड्रेट्स जिससे ज्वाइंट था। पेप्टाइड किसका था? जिससे एमिनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं और जिससे प्रोटीन बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ था? प्रोटीन्स के बीच में होता है, CO और NH के बीच में, और भी बहुत जगह पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ये जुड़ा हुआ होता है। आइए जरा, तो इसका 6 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? डी। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया हुआ है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगेन एज इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ये क्वेश्चन उठाया गया हुआ है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 जो कि लिखा हुआ है कोगुलेशन ऑफ एग और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी, क्योंकि डी ऑप्शन जो है बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एज वेल एज कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। सही है। आइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन यूजुअली भी यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर में। अगर हम आपको बोले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि आप बोर्ड पर फिर देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड। बच्चों फिनॉल क्या हुआ करता था? फिनॉल हुआ करता था अपना ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड, और सैलिसाइलिक एसिड क्या होता था? सैलिसाइलिक एसिड यहीं पर OH और यहाँ क्या लग जाता था? C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग जाता था? OH। ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज का सवाल था। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला था एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हो तो, और दूसरा था हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पहला आपने पढ़ा होगा जब आप क्लीवेज ऑफ RO पढ़ रहे होगे, जब ARO पढ़ रहे होगे, जब पहला था उसके अंदर में ESR और दूसरा था उसके अंदर में, बताओ क्या था दूसरा? राइमर टाइमर, कुलबे। दूसरा कौन सा था? कुलबे। हाँ, कुलबे था दूसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, कि सबसे पहले अपन सैलिसाइलिक एसिड बनाना सीखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार और फिर बनाना सीखते हैं सैलिसाइलिक। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात करें 9वें क्वेश्चन का, तो 9वें क्वेश्चन के अंदर में आपको दे रखा है दो ही तो बच्चों आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है एनसीईआरटी ने। एक था PCC और एक क्या था? CrO3। 1 डिग्री अल्कोहल रहता है तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल रहता है तो क्या बनाता है? हाँ, कीटोन। तो 9 क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? बी। बोला है इसने कि क्या होगा जब सेकेंडरी अल्कोहल को आप ट्रीट करवाओगे क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो IUPAC का सवाल है। IUPAC यूजुअली लोग क्लास 11th के अंदर में ही पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हो ये तो बहुत ही सरल सा IUPAC यहाँ पर लिखा है CH3 और यहाँ क्या हो गया? Cl। Cl भी हमारा ब्रांच, दो ही फंक्शनल ग्रुप, बट इसको हम ट्रीट किसके तरीके से करते हैं? ब्रांच के तरीके से। और ये कौन सा हो गया? मिथाइल। नंबरिंग कहां से करोगे? कुछ लोग दिमाग में आता है, जल्दबाजी में गलती क्या होती है कि नंबरिंग यहां से करते हैं। जब अगर लोकेट रूल फेल हो जाता है तो नंबरिंग अपने को कहां से करना पड़ता है? अल्फाबेटिक से। तो जब अगर आप अल्फाबेटिक करोगे तो नंबर 1 किसको मिलेगा? इसको, फिर 2 इसको, फिर 3 इसको और ये 4 इसको। और आप क्लियर कर देख लो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मेंशन है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। नोट कर लीजिए इतना। तो 10th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका? 10th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। सही। आइए जरा इतने क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा तो फॉर्चुनेट लग रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, लाइक लिखा है द डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस। 4 ऑप्शन आपके पास। जैसे अगर हम पहले वाले सब्सटेंस की बात करें, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है NiCN का होल 4 और की पावर कितना लिखा है यहाँ पे? -2। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या निकल करके आएगा? क्योंकि इसको आपको बिना सॉल्व किए आप निकाल नहीं सकते हो। Na के पास कितना आ जाएगा? +2। निकेल के पास कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +2।
बताओ निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ 28। तो कैसे लिखोगे आप? 4s2 और कितना हो जाएगा बता सकते हैं क्या? 4s2 और 3d8 होता है। और जबकि चूंकि निकेल के पास चार्ज कितना है? +2, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बताना? डी में बचेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम एक एक करते हुए सारा चेक कर लेंगे ऑप्शन, जहां मिल जाएगा उसके आगे फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 4 और यहाँ कितना हो गया? 5। आओ बात करें जरा 8 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो तब होता है जब नॉर्मल आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। बट आप देख सकते हो कि निकेल यहाँ पर किसके साथ लिगेंड कौन सा है यहाँ पे? वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? बोले साइनाइड का कौन सा फील्ड होता है? हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर में यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पेयरिंग होगा तो आप बताओ आउटर मोस्ट शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है क्या? नहीं। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में अगेन टाइम का आपका बचत हो जाएगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मिल चुका है कि डायमैग्नेटिक स्पीसीज आपसे पूछ रहा है। डायमैग्नेटिक स्पीसीज वो होता है जिसके अंदर में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना निकल करके आ जाए? 0। और आप देख सकते हो चूंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो साइनाइड सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गिराएगा? एक डी में, फिर किस में गिराएगा? एस में। और कितना पी यूज करेगा? वो 2p यूज करेगा। और इस तरीके से ये हमारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्रिएट करेगा। खैर ये तो होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अदर इंफॉर्मेशन। बट अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो 11वीं क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका? ए आंसर होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 तो बिल्कुल ओरल सा है। अब 12 क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमारे पास एक तो NO2 है, नाइट्राइटो N, और जस्ट इसका एक और आइसोमर है जहां पे लिखा ONO। बोले ONO, नाइट्राइटो O। एक नाइट्राइटो N है और एक नाइट्राइटो O। तो ऐसा जैसा जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? हाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि आयोनाइजेशन में आयंस इधर उधर होते हैं, कोऑर्डिनेशन में वो सेंट्रल मेटल एटम ही एक्सचेंज हो जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो यहाँ पर होने का अभी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? लिंकेज आइसोमर। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? बी। डन। चलिए आइए जरा हम लोग बात करते हैं अपने 13वें क्वेश्चन का। और 13th क्वेश्चन तो 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। 4s1 3d10 कॉपर और क्रोमियम, इन्हीं दोनों का टिल्ट जिंक तक के करीब में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। कॉपर क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, हाँ, और जिंक कॉपर का कितना होता है? 4s1 3d10। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, दैट इज कॉपर। 13वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बात करें अगर अपने 14वें क्वेश्चन का, 14th क्वेश्चन का, जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया हुआ है। और अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स का, तो यहां पर बात किया है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मींस कौन सा रिएक्शन? सिंपल रिएक्शन। और सिंपल रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपस में, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका मॉलिक्युलैरिटी कहलाता है। तो मॉलिक्युलैरिटी वाला ऑप्शन तो आप एज इट इज देख सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बताया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 15th क्वेश्चन का। यहां ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां क्या होती है कि लोग फॉल्स नहीं पढ़ते, लोग समझते हैं कि मतलब वो फॉल्स जो लिखा हुआ है वहां पर ध्यान नहीं जाता। अब बड़े ढंग से क्वेश्चन में देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, आपको ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर में गलत है। तो आप जरा देखो, और अगर हम यहाँ पर चेक करने बैठे, क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर से बड़े क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? फर्स्ट ऑर्डर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर तो डिपेंड करता ही है। और अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर के रेट का, तो रेट में कितना आ जाएगा जीरो ऑर्डर में? k टाइम्स a की पावर 0, मीन्स वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिख रहा है? पहला स्टेटमेंट आपका तो बिल्कुल सही दिख रहा है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ भी सही है। एक से रुक जाते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन मे बी जीरो। मॉलिक्युलैरिटी क्या कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं, मॉलिक्युलैरिटी हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। मॉलिक्युलैरिटी कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। जीरो मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि मतलब जीरो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए हैं और टकरा करके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। आओ बात करें 16वें क्वेश्चन का। 16वां क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आप देखें
कि यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, यहाँ आपको निकालना होगा कि भाई कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इन द कन्वर्जन ऑफ MnO4 -1 टू MnO2 में। यहां पर अगर मैंगनीज का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल 4 ऑक्सीजन, माइनस का 8, उस साइड या प्लस का 8 -1 कितना पड़ा मैंगनीज का, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस का 7। आप अगर प्रोडक्ट साइड में चेक करो, एक ऑक्सीजन का आगे -2, 2 ऑक्सीजन तो माइनस का 4, चूंकि नेट कंपाउंड का चार्ज कितना होता है 0, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, प्लस का 4। आप बताओ +7 से आप कहां जा रहे हो, +7 से आप जा रहे हो +4 पे। इसे सोच ले, +7 कैसे से आया, 4 2 8, माइनस का 8 उस साइड गया तो प्लस का 8 -1 प्लस का 7। मतलब मैंगनीज अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पहुंचा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा है। +7 से +4 गया, दैट मींस इसका क्या हुआ है, इसका हुआ तो है रिडक्शन। एक बात, दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करके +7 से +4 पर गया है, इसके बारे में बताएं। हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते +7 से +4 पर गया है। तो आपसे पूछा है कि एक मोल अगर रहेगा, अगर एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए, एक मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए MnO4 -1 से MnO2 तक गया है, तो आप बताओ एक मोल जब आपके पास मॉलिक्यूल होगा, एक मोल मॉलिक्यूल होगा, तो आप बताओ कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। और यहां पर कुछ तो लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में, 1 फैराडे, 3 फैराडे, 5 फैराडे और कितना लिखा हुआ है, 6 फैराडे। हाँ, आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही जो चार्ज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। और 1 फैराडे इक्वल्स टू भी आपको पता होगा एग्जैक्ट तो कितना होता है, बताया 96487 कूलम। 1 फैराडे मींस क्या होता है, 1 फैराडे मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मींस कितना फैराडे आंसर आया, 3 फैराडे आंसर आया। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चंस बिल्कुल ही सरल है, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था जिसको थोड़ा समझाना आप लोगों के लिए भी जरूरी था। इस तरीके से हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव वाला सेट है, वो ऑब्जेक्टिव सेट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए यहाँ पे।